हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन विद एचएम में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारा चैप्टर 6 चल रहा था आरबीएससी क्लास 10 एसएसटी में, जिसका नाम क्या है, केंद्र सरकार। और हमने राष्ट्रपति तक स्टार्ट कर दिया था टॉपिक और राष्ट्रपति को कंप्लीट कर दिया था। आज हम उसके कार्य व शक्तियों को विचार करेंगे, राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्य पर विचार करेंगे। तो राष्ट्रपति की शक्तियों को समझने से पहले हमें मोटे तौर पर यह समझना पड़ेगा कि राष्ट्रपति की शक्तियां हैं कितने प्रकार की, कि राष्ट्रपति की शक्तियों को मोटे मोटे तौर पर कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो उसी को ही बताऊंगा मैं आपको। ध्यान से देखिए पूरा वीडियो। देखिए, राष्ट्रपति की शक्तियां मुख्य तौर पर कितने भागों में विभाजित है? 2 भागों में। पहला है सामान्यकालीन शक्तियां, जो कि वह सामान्य स्थितियों में उनका उपयोग करता है, और दूसरा है संकटकालीन शक्तियां, जिन शक्तियों का प्रयोग वह संकटकालीन स्थितियों में करता है। ठीक है ना। आज का इस वीडियो पे हम सामान्यकालीन शक्तियों को पूरी अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है ना। तो पूरा वीडियो को पूरा देखें। देखिए, सामान्यकालीन शक्तियों को भी हम कुछ भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जिनसे हमारा जो अध्ययन है वो बिल्कुल सुगम और अच्छा हो सकता है। तो सामान्यकालीन शक्तियों को यदि हम डिवाइड करें तो वो कितने प्रकार की होती हैं? पहला होती है कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक शक्तियां, दूसरा आती है विधायी शक्तियां यानी कानून संबंधी शक्तियां, तीसरा होता है वित्तीय शक्तियां, चौथा होता है न्यायिक शक्तियां यानी न्यायालय संबंधी शक्तियां या न्याय से संबंधी शक्तियां। समझ में आया? सामान्यकालीन शक्तियां कितने भागों में डिवाइडेड है? 4 भागों में डिवाइडेड है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक शक्तियों को। तो कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक जो शक्तियां हैं वह भी अपने अंदर कुछ भागों को रखती हैं, जिनको हमें अध्ययन करना पड़ेगा। तो ये भी कुछ भागों में डिवाइडेड है, तो उसको देखते हैं हम। देखिए, कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक शक्तियां 4 भागों में डिवाइडेड है। नियुक्ति संबंधी शक्ति, शासन संचालन संबंधी शक्ति, वैदेशिक क्षेत्र में शक्तियां यानी विदेश के क्षेत्र में शक्तियां, और सैनिक क्षेत्र में शक्तियां। ये 4 शक्तियां हैं कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक शक्तियों के अंतर्गत। इसी के आगे है एक टॉपिक विधायी शक्तियां। तो विधायी शक्तियों को भी हम बांट सकते हैं। तो वो कितने भागों में बटेगी? वह भी 4 भागों में बटेगी। विधायी क्षेत्र का प्रशासन, सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति, विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ये भी 4 है। आज के इस वीडियो में हम चारों के चारों टॉपिक्स को, इनके अंतर्गत आने वाले भागों को पूरी तरह से समझेंगे और कंप्लीट करेंगे। वीडियो को पूरा देखें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं सामान्यकालीन शक्तियों के अंतर्गत कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक शक्तियों से। सामान्यकालीन शक्तियां, देखिए, कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक शक्तियां हम करेंगे स्टार्ट आज। तो इसके अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है? नियुक्ति संबंधी शक्तियां। ठीक है। तो नियुक्ति संबंधी शक्तियां क्या है वो देखते हैं। देखिए, राष्ट्रपति जिन अधिकारियों को नियुक्त करता है वह इस प्रकार है कि राष्ट्रपति भारत का प्रधानमंत्री को नियुक्ति करता है ना। और भारत का प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों को नियुक्त करता है। राष्ट्रपति महान्यायवादी को भी चुनता है, भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल। और अटॉर्नी जनरल हमारे वर्तमान में कौन है? के वेणुगोपाल। चौथा पॉइंट है, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को भी कौन चुनता है? राष्ट्रपति चुनता है। अब ये संघीय लोक सेवा आयोग क्या है? ये है अपना यूपीएससी। यूपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं ना और अन्य सदस्य, उनको कौन चुनते हैं? राष्ट्रपति ही चुनते हैं। अब बढ़ते हैं हम आगे। तो आगे देखेंगे तो शासन संचालन संबंधी शक्ति है ना। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि इस संबंध में उसके द्वारा यानी राष्ट्रपति द्वारा विभिन्न प्रकार के नियम बनाए जा सकते हैं। वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, दोनों सदन यानी लोकसभा तथा राज्यसभा, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति तथा नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की शक्तियों से संबंधित नियमों का निर्माण करता है। ठीक है ना। मंत्रिपरिषद के सदस्यों के बीच विभागों का वितरण भी उसी के द्वारा किया जाता है। अंडरलाइन करिए इस लाइन को। मंत्रिपरिषद के जो सदस्य हैं, सदस्यों के बीच विभागों का जो बंटवारा होता है, जैसे किसी को कृषि मंत्री बनाना है, किसी को रेल मंत्री बनाना है, तो किसी को उद्योग मंत्री बनाना है। तो इस प्रकार के जो विभाग होते हैं ना, इनका वितरण भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर।
क्योंकि जो प्रधानमंत्री होता है ना वो मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है और वह जानता है कि कौन सा मंत्री किस फील्ड में पक्का है। तो राष्ट्रपति मंत्रियों के अंतर विभागों का बंटवारा करने से पहले किसकी सलाह लेता है? प्रधानमंत्री से सलाह लेता है। ठीक है ना, ये तो हुआ शासन संचालन संबंधी शक्तियां। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे है अपने वैदेशिक क्षेत्र में शक्तियां, कि राष्ट्रपति को कुछ वैदेशिक क्षेत्र में शक्तियां भी दी गई हैं। वो शक्तियां क्या है वो देखते हैं हम। देखिए, भारतीय संघ का वैधानिक प्रमुख होने के नाते राष्ट्रपति वैदेशिक क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करता है, यानी रिप्रेजेंट करता है, भारत को रिप्रेजेंट करता है। कौन? राष्ट्रपति। वह विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के लिए राजदूतों व कूटनीतिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है और विदेशों के राजदूत व राजनयिक प्रतिनिधियों के प्रमाण पत्रों को स्वीकार करता है। विदेशों से संधियां और समझौते भी राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। ये थी वैदेशिक क्षेत्र में शक्तियां। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम देखते हैं सैनिक क्षेत्र में शक्तियां। तो राष्ट्रपति भारत की समस्त सेनाओं का प्रधान सेनापति है। जल, थल और वायु 3 सेनाएं हैं। इन तीनों का ही प्रधान कौन है? राष्ट्रपति है। किंतु इस अधिकार का प्रयोग वह कानून के अनुसार ही कर सकता है। प्रतिरक्षा सेवाओं, युद्ध और शांति आदि के विषय में कानून बनाने की शक्ति केवल संसद को प्राप्त है। वापिस से देखिए, प्रतिरक्षा सेवाओं, युद्ध और शांति आदि के विषय में कानून बनाने की जो शक्ति है वे किसे प्राप्त है? सिर्फ संसद को प्राप्त है। अतः भारतीय राष्ट्रपति संसद की स्वीकृति के बिना ना तो युद्ध की घोषणा कर सकता है और ना ही सेनाओं का प्रयोग कर सकता है ना। यानी कि राष्ट्रपति खुद से कुछ नहीं कर सकता इस क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? सैनिक क्षेत्र में खुद से कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पर संसद की जो मंजूरी है वो प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे है विधायी शक्तियां। सेकंड पॉइंट, विधायी शक्तियों के अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ेंगे विधायी क्षेत्र का प्रशासन। तो विधायी मतलब तो समझ ही गए होंगे, कानून, है ना। तो पहला पॉइंट है इसके अंदर, वह संसद के अधिवेशन, वह कौन? राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन। अधिवेशन मतलब क्या होता है? बैठक, है ना। राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन यानी बैठक बुलाता है और अधिवेशन समाप्ति की घोषणा करता है। ठीक, और वह प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लोकसभा को उसके निश्चित काल से पूर्व भंग कर सकता है। अब तक 9 बार लोकसभा को समय से पूर्व भंग किया जा चुका है। ठीक, तीसरा पॉइंट है, संसद के अधिवेशन के प्रारंभ में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाषण देता है। उसके द्वारा अन्य अवसरों पर भी संसद को संदेश या उनकी बैठकों में भाषण देने का कार्य किया जा सकता है। राष्ट्रपति के इन भाषणों में शासन की सामान्य नीति की घोषणा की जाती है। ये जो सेमिनार्स होते हैं ना, जो राष्ट्रपति यानी अधिवेशन जो मीटिंग जो बुलाता है, इसमें कैसी नीतियां बनती है? सामान्य नीतियां, यानी जन साधारण है ना, उनके संबंधित नीतियां बनती हैं। समझ में आया? ये 3 पॉइंट थे जिनका हमें स्मरण करना है। आगे बढ़ते हैं। विधायी शक्तियों के अंतर्गत सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति। तो इसके संदर्भ में क्या है देखें, राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। राष्ट्रपति को राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? 12 सदस्यों को, जिनके द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला या अन्य किसी क्षेत्र में विशेष सेवा की गई हो। वह सदस्य भी कैसे होंगे? जिन्होंने साहित्य, विज्ञान, कला या अन्य किसी क्षेत्र में विशेष सेवा की गई हो, यानी अनुभवी हो। क्योंकि हमने देखा कि जो लोकसभा में न्यूनतम आयु जो होती है चुनने की, सदस्यता लेने की, वो राज्यसभा की तुलना में बहुत कम होती है, क्योंकि राज्यसभा में जो सदस्य बैठते हैं वे बहुत अनुभवी होते हैं। ठीक है ना। वह लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। वह लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति। ठीक, यानी एंग्लो इंडियंस। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया अपना कंप्लीट। आगे विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग। विधेयक यानी बिल पर निषेधाधिकार का प्रयोग, यानी उसको समाप्त करने का प्रयोग। तो देखिए, संसद द्वारा स्वीकृत यानी समझिए लोकसभा और राज्यसभा, संसद द्वारा स्वीकृत प्रत्येक विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून का रूप धारण करता है। वह साधारण विधेयक को यानी वह साधारण बिल को कुछ सुझावों के साथ संसद को पुनः विचार के लिए लौटा सकता है। लेकिन यदि वह विधेयक संसद द्वारा पुनः संशोधन यानी उसमें जो कमियां थी उसको हटाने के साथ या बिना संशोधन पारित कर दिया जाता है, तो राष्ट्रपति को दूसरी बार उसे स्वीकृति देनी होगी। मतलब
एक बिल बनाया संसद ने, ठीक है ना। अब जब यदि संसद कोई बिल बनाती है, यानी लोकसभा राज्यसभा दोनों मिलकर कोई बिल बनाती है, यदि कोई विधेयक बनाती है, तो वो विधेयक कानून के रूप में जब भी पारित होता है जब उस पर किसका अधिकार, वो किसके साइन हो जाए, किसकी सुझाव दे दिया जाए, राष्ट्रपति का। जब तक राष्ट्रपति, समझिए, जब तक राष्ट्रपति उस पर साइन नहीं करेगा वह बिल नहीं बनेगा, और वह इस बिल को पुनः विचार के लिए संसद में भेज सकता है, और संसद ने फिर इस बिल को पुनः यदि भेज दिया राष्ट्रपति के पास दूसरी बार, तो राष्ट्रपति बाध्य हो जाता है उसको पारित करने के लिए, ठीक है ना, संशोधन के पश्चात यानी संशोधन के बाद। अब आगे बढ़ते हैं, आगे है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अब अध्यादेश जारी करने की शक्ति, तो अध्यादेश समझना पड़ेगा कि अध्यादेश क्या होता है। तो पहली बात तो आप ये समझिए कि अध्यादेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं। अध्यादेश को इंग्लिश में ऑर्डिनेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्डिनेंस। तो अध्यादेश को समझें कि अध्यादेश ऐसे कानून हैं कि ऑर्डिनेंस ऐसे कानून हैं जिन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जाता है। यहाँ देखिए राष्ट्रपति के ब्रैकेट में लिख रखा है भारतीय संसद, यानी भारतीय संसद भी इसमें शामिल होती है, ठीक है ना, जिसका संसद के अधिनियम के समान प्रभाव होगा। इसके विषय में और डिटेल लेते हैं। ये तो था अध्यादेश किसे कहते हैं। तो ये देखिए, जिस समय संसद का अधिवेशन ना हो रहा हो यानी बैठक ना हो रही हो, उस समय राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है। ये अध्यादेश संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के 6 सप्ताह बाद तक लागू रहेगा, ठीक है। लेकिन संसद चाहे तो उसके द्वारा इस अवधि से पूर्व भी इन अध्यादेशों को समाप्त किया जा सकता है मतों के द्वारा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे है वित्तीय शक्तियां। तो वित्तीय शक्तियां देखते हैं क्या है। राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में संसद के दोनों सदनों के सम्मुख भारत सरकार की उस वर्ष के लिए आय और व्यय का विवरण रखवाएगा, यानी बंटवारा रखवाएगा, यानी उससे सब डिटेल पूछेगा कि क्या हुआ पूरे साल। उसकी आज्ञा के बिना धन विधेयक और अनुदान मांगे लोकसभा में प्रस्तावित नहीं की जा सकती, ठीक है ना। उसके बिना धन विधेयक भी कहाँ प्रस्तावित नहीं किया जा सकता? लोकसभा में। आगे बढ़े तो देखते हैं हम न्यायिक शक्तियां। तो न्यायिक शक्तियों में क्या प्राप्त है? संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के सिद्धांत को अपनाया गया है। संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के सिद्धांत को अपनाया गया है। वह उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। उच्चतम यानी सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, तथा उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की यानी लॉयर्स यानी एडवोकेट की नियुक्ति करता है, यानी वकीलों की नियुक्ति करता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्मित न्यायालय की कार्य व्यवस्था से संबंधित नियमों के संबंध में राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है, ठीक है ना। राष्ट्रपति को एक अन्य महत्वपूर्ण शक्ति क्षमादान की प्राप्त है। राष्ट्रपति को एक अन्य महत्वपूर्ण शक्ति क्षमादान की प्राप्त है। राष्ट्रपति को न्यायिक शक्ति के अंतर्गत दंड प्राप्त व्यक्तियों को क्षमा प्रदान करने या दंड को कुछ समय के लिए स्थगित करने का अधिकार भी प्राप्त है, ठीक है फ्रेंड्स। हमारे यहाँ पर चैप्टर खत्म होता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।